नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण उधियाल। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस की इस खास वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के इस कमिंग क्वार्टर में जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं इंडिया में, जो कि ज्यादातर स्कीम्स हमारी पोस्ट ऑफिस के थ्रू लिंक करके गवर्नमेंट बेचती है, उन पे क्या चेंजेस आए हैं। बट इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने चाहिए, बट नहीं बढ़े। और लॉजिकली जो है गवर्नमेंट ने कोई डिटेल स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया कि उन्होंने क्यों इस बार जो है चेंजेस नहीं किए। तो ब्याज दरों में कोई बढ़त नहीं देखने को मिली, लेकिन रीजन जो है मैं आपको बताऊंगा और पूरी न्यूज को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको इन स्कीम्स के बारे में अपने ग्राहकों तक जानकारी, इस अपडेट को पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, या जिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स की हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, उनके बारे में आपको प्रमोशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, सारी चीजों के जवाब मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टे ऑन दिस कंप्लीट वीडियो। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं चाहता हूं इस पे आप खुद की भी वीडियो बना करके अगर इस टॉपिक पर डालेंगे तो जरूर वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे और आप ब्रांड एडवाइजर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। बाकी वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो ब्याज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट बहुत सारी सेविंग स्कीम्स लॉन्च करती है और उन पे हमारे देश के करोड़ों लोग हर साल अपनी बचत करते हैं, कोई निवेश के तौर पे, कोई सेविंग के तौर पे। तो क्या क्या ब्याज दरों में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या एग्जैक्टली चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर हुआ है तो कितना, नहीं हुआ है तो कितना। जितने भी ये मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत ही ताजा ताजा मीडिया रिपोर्ट्स है, सितंबर 30 कल की रिपोर्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस न्यूज को कवर किया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है इसमें जो भी अपडेट आया वो जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम पीपीएफ की बात करें, एनएससी की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, या केवीपी किसान विकास पत्र की बात करें, जितनी भी स्कीम्स की अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। चेंजेस नहीं करने का रीजन भी मैं आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई भी अगर आप स्कीम उठा के देख लीजिए, जितने भी सेविंग स्कीम्स पर हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जो ये क्वार्टर अभी चल रहा है, उस पे गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इस तिमाही के लिए जो पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का चल रहा था, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने अभी भी इसमें बहाल किया हुआ है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स इन स्कीम्स के होंगे, उनको अभी भी वही जो इंटरेस्ट है वही मिलेगा। अब लास्ट टाइम जब हमने जब चेक किया तो हम पाते हैं कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने जो चेंज किया था इस पे, स्कीम पे, ये 2023 में किया था, दिसंबर, मतलब लास्ट क्वार्टर में चेंज किया था। उसके बाद 2000 अभी 25 आ गया, तब तक उन्होंने कोई भी चेंज 2023 से अभी तक चेंजेस नहीं किया। जैसे का तैसा हर 3 महीने में इसमें रिवीजन हो रहा है। किन स्कीमों में बदलाव हुआ था उस टाइम पे, जो स्कीम में चेंज हुआ था, पीपीएफ में 7.1% और ज्यादातर स्कीमों की दरें जैसे थी वैसे रखी थी, सिर्फ पीपीएफ पे चेंज किया था और आरडी की दरों में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, बाकी एज इट इज रख दिया था सारा। तब से सेम ही चल रहा है, तब से कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये बदलाव उस टाइम पे जो किया गया था वो इस रीजन से किया था क्योंकि जो गवर्नमेंट यील्ड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, अगर सरकार को मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा हो तो उस कंडीशन में स्मॉल सेविंग स्कीम्स में दरें थोड़ा सा बढ़ाई जाती हैं ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़े। और दूसरा, इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीजों में, ताकि जनता को लिक्विड कैश की अवेलेबिलिटी मिले। और आरबीआई की रेपो रेट जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेपो रेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है उस टाइम पे। तो इस कंडीशन की वजह से इस जो है स्कीम्स में हर क्वार्टर में गवर्नमेंट चेंज करती है, बट 2023 से अब तक कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो चेंज है उस टाइम पे चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 2024 और 25 में बॉन्ड यील्ड और रेपो रेट थोड़े से स्टैग्नेंट रहे थे, जिसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट माइनर चेंजेस किया गया। हमारा पीपीएफ में 7.1% वहां पे दिया गया था। अब उसके बाद कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि जो अपडेट है, सरकार ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कोई चेंज नहीं किया। लगातार 7th टाइम, 7वीं बार ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, जो ब्याज अभी मिल रहा था वही ब्याज कंटिन्यू मिलता रहेगा। इस शीट को मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारा का सारा लिस्ट डाउन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप देखें यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है उसमें 4% का चल रहा है, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से बेकार है। 1 साल की एफडी कोई करता है तो 6.9%, अगर 2 साल की एफडी करता है तो 7%,
3 साल की एफडी 7.1%, 5 साल की एफडी 7.5%, 5 साल की आरडी अगर कोई करता है तो 6.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो 8.2%, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मंथली इनकम स्कीम 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1, किसान विकास पत्र 7.5 और यहां पर सुकन्या समृद्धि 8.2। तो अगर देखा जाए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मात्र 2 स्कीम्स में मिल रहे हैं। एक तो हमारी ये वाली स्कीम है, ठीक है, जो हमारे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और दूसरी जो हमारी है वो है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। इन 2 स्कीम्स के अलावा इन किसी भी स्कीम में इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, इनको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गवर्नमेंट ने बनाया भी नहीं है। इनका एग्जैक्टली पर्पज ये रखा गया है कि लोगों को थोड़ा सा लोगों का सेविंग हैबिट बने और लोग इनमें थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपना पैसा बचाएं और जब जरूरत पड़े उसको यूज कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इनको कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे भी देखते हैं, जबकि मैं इनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं मानता हूं। उसके बाद में सरकार ने क्यों इस बार चेंज नहीं किया है, तो इसको जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ब्याज दरें होती है वो तय कैसे होती है। बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये समझना पड़ेगा ब्याज दरें चेंज कैसे होती है। तो आरबीआई 3 फैक्टर्स के हिसाब से समझते हैं। तो एक तो रेपो रेट हो गया, एक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स के जो यील्ड्स और रिटर्न्स आते हैं उनके हिसाब से, और तीसरा इन्फ्लेशन। ये 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने में मतलब रोल प्ले करते हैं कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखना है या ज्यादा रखना है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस टाइम पे रेपो रेट जो है क्योंकि अभी जो रेपो रेट गवर्नमेंट ने किया था थोड़ा सा कम किया था, तो उस हिसाब से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लिक्विडिटी के हिसाब से गवर्नमेंट को लगता है कि लिक्विड इनफ है मार्केट में, जो कि मुझे नहीं लगता। और इन्फ्लेशन में भी गवर्नमेंट ऐसा मानती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स ऐसा बोलती हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज पे मैं एग्री नहीं करता हूं। अगर आप एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड मार्केट और इन्फ्लेशन दोनों गवर्नमेंट कह रही है कि स्थिर है, लेकिन मेरे हिसाब से बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट की हालत खराब है और इन्फ्लेशन तो अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसलिए गवर्नमेंट का कहना यह है, मैं गवर्नमेंट की थ्योरी बता रहा हूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वर्डिंग से हैं, बाकी सरकार हर तिमाही में समीक्षा करती है और डिसाइड करती है कि हमें इस पे कोई बदलाव करना है ब्याज दर पे या नहीं करना है। तो अभी का अपडेट यह है कि इस पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कि सरकार का कोई कमाने का तरीका तो नहीं है, कोई सरकार की चाल तो नहीं है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कोई सरकार का मतलब सीधे तौर पे हम नहीं कह सकते कि सरकार के कमाने की चाल थी तो इसलिए उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सिंपल सा स्मॉल सेविंग स्कीम में सरकार के लिए सस्ता फंड जुटाने का ये स्कीम्स है। सस्ता फंड जुटाने के हिसाब से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर के फंड मिल जाता है, जिसको गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में या फिर नेताओं को खरीदने के लिए कह सकते हो, या फिर आलतू फालतू चीजों में भी वेस्ट करती है। ये स्कीमें आम आदमी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि रिस्क फ्री होती है, क्योंकि गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट गारंटीड ये स्कीम्स रहती हैं यहाँ पे। और उसके बाद में टैक्स बेनिफिट भी ये स्कीम्स देती हैं। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई हो गया, शादी हो गया, लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो गया, इनको करने में ये स्कीम्स मदद करती हैं। और यहाँ पर बस ये है कि मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, इन पर पैसा आदमी का सुरक्षित रहता है, एक ऑब्जेक्टिव इनका ये है। बट इनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है 1-2 प्रोडक्ट को छोड़ के मानना बेकार है। पीपीएफ, एनएससी जितने भी हमने बोला, इनमें कोई भी चेंज इन्होंने नहीं करना था, इन्होंने नहीं किया। अब ये चीजें आपको अपने प्रोस्पेक्ट तक, अपने कस्टमर्स तक प्रमोट करनी चाहिए क्या? पीपीएफ के बारे में, एनएससी, सुकन्या समृद्धि जैसी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स, सिक्योरिटी सेविंग स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको उनको प्रमोट करना चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये बहुत मतलब गलत बात है। एक तरफ आप अगर अपने आप को एडवाइजर बोलते हैं तो फिर आप काम अगर एजेंट का कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। मैं 4 पॉइंट में आपको 4-5 पॉइंट में समझाऊंगा। सबसे पहले कमीशन की रियलिटी। अगर आपको लगता है यार इन प्रोडक्ट को बेच करके मैं भी कमीशन कमाना चाहता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले इन पे कुछ कमीशन देती थी, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर बेकार, कि इससे हम इनको बेच करके तो हम इनसे कोई कमीशन नहीं अर्न कर सकते, तो फिर हम इसकी ब्रांडिंग क्यों करें?
इसके बाद में मैं बताता हूं एजेंट्स के को फिर भी इसको जो है रेकमेंड क्यों करना चाहिए लोगों को, या रेकमेंड को अगर शब्द हटा भी दो तो इसको आपको मतलब इसकी अवेयरनेस क्यों फैलानी चाहिए, वो इसलिए फैलानी चाहिए कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में क्लाइंट को बात करेंगे, अगर आप क्लाइंट को बताएंगे सर सुकन्या समृद्धि की इंपॉर्टेंस क्या है, कन्यादान पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है, पीपीएफ का इंपॉर्टेंस क्या है, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्कीम चल रही है उस पर 8.2% का रिटर्न चल रहा है, तो आप एक डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में अगर बात करेंगे तो क्लाइंट को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लगेगा ये तो एक इन जनरल बातें करता है। दूसरा, फीस कैसे कमा सकते हो, फीस कमाने का तरीका ये है, मार्केट में देखो 3 सेगमेंट है, ठीक है। फीस आप इस हिसाब से कमा सकते हो कि जब आप सिर्फ इंश्योरेंस ना बेच करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी क्लाइंट्स को डिटेल में बताते हो कि किसमें क्या चल रहा है, किसमें क्या चल रहा है, तो वो आपको एज ए एडवाइजर ट्रीट करता है। एज ए एडवाइजर जब आपको 30-30 मतलब जैसे मैं इसको बोलता हूँ 30-30-30 मतलब 30% उसका जो है इन्वेस्टमेंट, 30% इंश्योरेंस और 30% उसका अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं जहां पर आप एसेट क्लासेस अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 30% वाला है ना, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, तो मैं ये सारी स्कीम्स बताने के साथ में भी घुमा फिरा के मैं उसको इंश्योरेंस का भी कोई ना कोई प्रोडक्ट देने ही वाला हूं, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए और उसमें मेरी इनकम हो सकती है, तो यहां से मैं फीस को रिप्लेस कर सकता हूं। दूसरा, फिर भी अगर आपको फीस वाला सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इस टाइम पे कि फीस कहां से ले सकते हैं, तो 3 मार्केट प्लेस है, मैं आपको अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप प्लीज लिखिएगा जरूर। नंबर 1, इस टाइम पर जो फीस देने के लिए लोग रेडी होते हैं वो है हमारे यंग या फिर कॉर्पोरेट के लोग। इन लोग ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर आप इनको जेन्युइन एडवाइस दोगे और इनको बोलोगे सर वी हैव अ कंसल्टेशन फीस ऑफ 2000 रुपीज या 5000 रुपीज, दे आर रेडी टू पे फॉर योर प्लेन। उसके बाद में एचएनआई सेगमेंट के लोग होते हैं, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये इनको अगर आप जब एडवाइस करते हैं तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये हर चीज फ्री में नहीं लेते हैं। इफ योर एडवाइस इज feasible for them, if your advice is commanding, if it is giving good sounds to make them good wealth in comparison to other advisors, definitely you will get paid as a consultation fee from HNI segment। उसके बारे में आप यहां पर जितने भी वेल्दी लोग हैं, जो बिजनेस सेगमेंट के लोग हैं, उनको आप जरूर ट्राई करें, वहां पर आपके लिए कंसल्टेशन फीस लेना बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट्स को कैसे पोजीशन करना चाहिए, आपको पोजीशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक कंसोलिडेटेड प्रोडक्ट उनको देने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करिए, जिसमें इन सेविंग स्कीम्स में से 1-2 प्रोडक्ट आप जरूर डालने के बारे में उसको बोलिए, क्योंकि उसको भी हो सकता है कि इसकी नीड हो, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में फीस बेस्ड मॉडल अपनाना चाहते हैं तो ये 21 तरीके वाली मेरी वीडियो जरूर 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 देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी ये तो एक अपडेटेड वीडियो था जो मुझे आपके लिए लेके आना था, और आज यानी कि अक्टूबर 1 तारीख से नवंबर दिसंबर तक के लिए सारी चीजें एप्लीकेबल हो गई हैं। बहुत सारे अफवाहें चल रही थी बीमा सुगम को लेके, मैंने उनको डिकोड करके पूरा डिबंक कर दिया है, उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे है, वो भी आप जरूर देखें। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं, कई लोगों को नहीं पता कि हमारे पास क्या क्या चीजें आपके लिए फ्री हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपका पेड कंटेंट क्या है, आपके पास में पेड कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास पेड में भी चल रही है, आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भविष्य में हमारे जितने भी प्लान्स हैं, जो भी चीजें हमारी अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में, कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे और भी चीजें हैं जो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज हमने आपके लिए बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत अपडेट आपको मिलेंगे बीमा सुगम के बारे में, सीबीडीटी का अपडेट, ठीक है, बहुत सारी चीजें H1 वीजा को लेकर के, म्यूचुअल फंड वाला कमीशन के बारे में, क्लॉबैक के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। और ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर देखना, तभी जो है आपको आगे आने वाले टाइम पे फायदा मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप मुझे बताना कमेंट करके। बाकी अगर आप हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम को और बेहतरीन तरीके से करने के लिए, आप इस QR कोड पे हमें अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद में
ब्याज दरों में जो कटौती फिलहाल नहीं हुई है या फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उस पे आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है? क्या गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की सच्चाई छुपाने का काम कर रही है? क्या गवर्नमेंट बिहार के इलेक्शंस को देखते हुए इसलिए स्टैग्नेंट कर रही है चीजों को कि चलो बढ़ाना नहीं तो घटाते भी नहीं है, कम से कम कुछ वोट शेयर बच जाएगा? आपको क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल लगता है, कोई जियो पॉलिटिकल एंगल लगता है, या सच में लगता है कि इस टाइम पे रियली जरूरत नहीं थी चेंजेस करने की, इसलिए लॉजिकली चेंज नहीं किया? आपको जो लगता है आप कमेंट करके बताएं। बाकी मैं कृष्णा उधियाल एकेडमी का फीडबैक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर अपना फीडबैक, इस वीडियो का फीडबैक भी आप जरूर दें। मैं चाहता हूं कि आप हर वीडियो का फीडबैक मेरे गूगल माई बिजनेस के पेज पे जाके भी जरूर दें और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जरूर जाके दें। इतना तो आपसे मांग ही सकता हूं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।